आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हॉरिजन ग्रुप से सीखते आ रहे हैं। 7 लोगों से चल के कारवां 3000 तक पहुंचा है और बस आप जैसे अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे तो ये हम लोग जब तक है तब तक हैं, नहीं मालूम कब तक है, लेकिन आप लोगों के साथ ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। और नमस्ते। और इस कारवां में ऐसे सीनियर्स भी जुड़े हैं जो 20 साल से क्लासिकल कर रहे थे और अब माइंड मेथड पे आके ग्रुप से सीख के और समय अदर सीनियर से सीख के माइंड मेथड में आके बहुत अच्छे रिजल्ट पा रहे हैं, जिनमें बिहार के 2 लोग तो सामने हैं, अंजू मैडम, विनय सर। विनय सर ने भी बहुत अच्छा एक केस मुझे बताया, सुन के खुशी हुई। क्रोनिक केस उन्होंने ऐसे सॉल्व किया। और एक अभी कैंसर का आया था ना, वो फियर ऑफ कैंसर थी। तो फियर ऑफ कैंसर में क्या है, आर्सेनिक हमने यूज किया था। एक्चुअली पान गुटखा बहुत काफी लंबे समय से खा रहा था, लगभग 20 से वो खा रहे थे, और फाइब्रोसिस भी था, और मसल्स में एक अल्सर टाइप का हो गया था। तो काफी दिनों से वो ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन उसने जब मेरे पास आके सारी बातें बताई तो मैंने पूछताछ जब शुरू किया तो उसने एक बात उगल दिया खुद से ही कि मुझको कैंसर का डर है। ये फियर ऑफ कैंसर, मुझको एक रूब्रिक सामने आ गई और उसमें आर्सेनिक मैंने झट से दिया और इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है। 3-4 दिन बाद ही वो आया मेरे पास, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। अभी चल रहा है, ट्रीटमेंट में है, तो अभी चल रहा है, अभी देखेंगे, धीरे धीरे बताएंगे आपको। जी, वैसे ही होता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। है बिल्कुल। और अभी आफ्टर कोरोना एपिडेमिक कहा जाए कि मेंटल प्रॉब्लम्स इस कदर से बढ़े हैं कि लोग खुद से चल कर के आके मेंटल रूब्रिक्स देते हैं। और मुझको लग रहा था कि अभी जो 5-6 महीने से मैंने हाथ डाला है इसमें, तो ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझसे कोई चीज ऐसी थी जो अब तक छूटी हुई थी और अब भी पकड़ में आया है, तो बहुत खुशी होती है और लगता है कि मैं स्वस्थ कर पा रहा हूँ लोगों को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हरिमन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ऐसी चीजें दे के रखी हुई हैं पहले से। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था इस बात पे, अभी अब ध्यान जा रहा है तो इसका फायदा मिल रहा है और लोगों के बीच भी अवेयरनेस की आवश्यकता है। अभी तो धीरे धीरे जो लोग ठीक हो रहे हैं वही हमारा प्रचार कर रहे हैं, वही हमारे बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट के एक साधन है, वो कह लिया जाए। थैंक यू सर। जैसे केस कंप्लीट होता है हम बचने नहीं देंगे, पकड़ के लाके आपसे केस सुनेंगे। बहुत अच्छा माहौल बन गया है। तो बिहार की बेटी, हम कहेंगे हमारे ग्रुप की बेटी बहन अंजू मैडम का हम वेलकम करते हैं उनके अनुभव के मोतियों के साथ। मैडम प्लीज। सभी लोगों को नमस्ते, प्रणाम। मैं डॉक्टर अंजू HSH के डिजिटल मंच पर सभी होम्यो चिकित्सकों को प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर अशोक अवधिया जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपनी बातों को आपके सामने
आप सबों के बीच रख सकूं। मैं अपने उन चिकित्सक बंधुओं का भी आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने मुझे पहले भी सुना और आज भी सुनने के लिए अपना कीमती समय निकाला। तो अब मैं भगवान को प्रणाम करके अपने केस का श्री गणेश करती हूँ। यह केस एक बच्ची का है। जिस समय वह मेरे पास लाई गई थी उस समय बच्ची की उम्र 6 माह की थी। उसकी माँ बताई कि इस बच्ची का शरीर बहुत लुंज पुंज है। मैं भी टच करके देखी थी। इसका गर्दन अभी भी लुढ़क जाता है। बैठना या उलट पुलट करना यानी 6 माह के बच्चों का जो एक्टिविटी होना चाहिए नहीं हो रहा है। यह करीब 12 साल पुराना केस है। उस समय मैं क्लासिकल करती थी, इसलिए केस टेकिंग की, माता की भी हिस्ट्री ली, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक की बातें पूछी। सारी बातों को पूछने के बाद 2 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण लगी उसे नोट कर ली। पहला, बच्ची जन्म के समय रोई नहीं थी और उसे ऑक्सीजन देने में डॉक्टर थोड़ी देर कर दी। दूसरी बात आई बच्ची की देखरेख में। बच्ची जब 2 महीने की थी उस समय उसके दादाजी के घर पर शादी थी। बच्ची की मम्मी घर की छोटी बहू, सर्दी का मौसम था, शादी घर में काम बहुत रहते हैं, सो बच्ची का देखरेख सही ढंग से नहीं हुआ, जिसके कारण उसे ठंड का असर हो गया। ये तो पास्ट थी। पास्ट को आधार बनाकर दवा जो आ रहा था प्रेजेंट से सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं प्रेजेंट कंडीशन पर पूरा फोकस की और एक ही मेंटल रूब्रिक्स को आधार बनाई, डिलेड डेवलपमेंट और दवा ब्राइटाकार 6 दी। प्रतिदिन एक खुराक, साथ में कैलकेरिया फॉस 3x 1 महीना के बाद बुलाई तो बच्ची का मसल थोड़ा टाइट, गर्दन थोड़ा टाइट लगा। उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और मैं ब्राइटाकार 30, 200, 1M, 10M बढ़ाती गई और क्रमशः धीरे धीरे ही सही पर बच्ची का ग्रोथ हुआ और आज 12-13 साल की हो गई है, स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है। थैंक्स टू महात्मा हैनीमैन जिन्होंने ऐसी विज्ञान की खोज की जिसमें मांस का लोथड़ा जैसी बच्ची को चलायमान बनाया। यह केस एलोपैथ द्वारा रिजेक्टेड था। उन्होंने कहा था सीपी का केस है, बहुत उम्मीद नहीं रखना, थेरेपी कराओ, विटामिन दो, शायद कुछ सुधार हो जाए। मैं आज इतनी पुरानी केस की चर्चा इसलिए की ताकि होम्योपैथी के गुण को आप सबके सामने अपनी समझ के अनुसार रख सकूं। रोगी को समझिए और दवा दीजिए, दवा काम करेगी ही। ब्राइटाकार्ब को आज से 12 साल पहले मैं जो समझी थी वो ये था और अब मैं आज की समझ के अनुसार आपको बताती हूँ। जी, तो आप सब जानते हैं कि मैं किसी भी दवा को कविता के रूप में ढालने की कोशिश करती हूँ। तो सर्वप्रथम ब्राइटाकार्ब पर मेरा कविता। ब्राइटाकार्ब की सुनो कहानी, ब्राइटाकार्ब की सुनो कहानी, इसके अंदर है ढेरों नादानी। वृद्ध मनुष्यों और बच्चों पर कर कारगर, लक्षण मिलाओ और देखो इसका असर। बचपन तो सीखने के लिए है मशहूर, बचपन तो सीखने के लिए है मशहूर, इसके बच्चे सीखने से रहते हैं दूर, इसके बच्चे सीखने से रहते हैं दूर। सुबह पढ़ाया, रटाया, घोटाया, लिखाया, शाम को सबका सफाया पाया। बौनापन दिखे शारीरिक और मानसिक, भुलक्कड़पन और शर्मिलापन भी अधिकाधिक। छुपना इसे बहुत है भाता, चाहे टेबल पर्दा या हो माता। किसी के भी पीछे छुप जाते हैं, आगंतुक के पास नहीं आते हैं। धीमी चाल और देर से सीखना है इनके विशिष्ट गुण महान।
स्कूल में भी करते हैं कमाल, रिपोर्ट कार्ड रहे बहुसंख्यक लाल। चेहरा का भाव मूर्खों जैसी, आगंतुक देख हुआ पसीना और खांसी। क्लास में रीडिंग करना है बड़ा कठिन, रूटीन में काम करना है बड़ा आसान। ठंड इसे बेहद सताती है, झुर्रियां बचपन में ही आ जाती हैं। गर्भावस्था में महिला बाचाल बन जाती है, भाग खड़ा होने की भी प्रवृत्ति जाग जाती है। जरा से फेर बदल से घबरा जाती है, स्तन बड़ा है या है छोटा भ्रमित हो जाती है। बुजुर्गों में दिमागी थकावट याददाश्त कम, देख हो गए अंजू की आंखें नम। ब्राइटा कार्ब में है बड़ा दम, 80 वर्ष तक मानव के संग रहे हरदम। तो ये था मेरा ब्राइटा कार्ब पर कविता। इस कविता का मतलब निष्कर्ष तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यह बच्चा से लेकर बूढ़ा तक पर काम करता है। तो अब हम ब्राइटा कार्ब के बारे में थोड़ा बताते हैं। ब्राइटा कार्ब एक खनिज पदार्थ है और खनिज पदार्थ से यह दवा बनी हमारे बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी लाभप्रद है। मैं पहले बच्चों पर जिक्र करती हूँ। मेरा मतलब है ब्राइटा कार्ब के बच्चे कैसे होते हैं, क्लिनिक में इन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले क्लिनिक की बात करती हूँ। यह बच्चा माँ के पीछे पल्लू या दुपट्टा के पीछे छुपते हुए आएगा, मुंह को हाथों से ढक लेगा और उंगलियों के बीच से झांकता है। इस तरह से ढक के उंगली के बीच से ऐसे झांकेगा। यह शर्मिला और डरपोक होता है। इसके घर में कोई आगंतुक आए, मेहमान आए, यह छुप जाता है। मेहमान को देखकर टेबल के नीचे, कुर्सी के पीछे, पलंग के नीचे, माँ के आंचल के पीछे कहीं भी छुप जाता है। घर वालों से पता चलेगा कि मैंने IPR यहाँ पर हम लोग पूछेंगे तो पता चलेगा कि इसका डेवलपमेंट काफी डिले है। वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक, दोनों स्तर पर। ये बच्चे शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। इनमें बौनापन भी है, जिसे हम डॉर्फिशनेस भी कहते हैं। यह लेकिन एक बात इसमें खास है कि इनकी बौनापन जो है हेरिडिटरी नहीं होती है, ये बच्चों का अपना पर्सनल होता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि बच्चों की लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन उनकी बुद्धि जो है बच्चों जैसी रहती है और दिमागी तौर पर उनका विकास नहीं होता है। इनके माता पिता ऐसे बच्चों के बारे में ऐसी संज्ञा देते हैं, वे कहते हैं आपसे क्लिनिक में आकर कहेंगे, देखिए ना डॉक्टर साहब, इसका शरीर तो ऊंट जैसा हो गया है, लंबा हो गया है, पर बुद्धि बच्चों जैसी है, दिमाग से तो बिल्कुल बच्चा ही है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बच्चा तो शरीर, बुद्धि, मन हर तरह से बच्चा ही है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं इसके बारे में। डॉक्टर केंट बताते हैं कि अंदरूनी अंगों का विकास ठीक से न हो तब भी ब्राइटा कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। अंदरूनी अंग जैसे टेस्टिस, ओवरी, किडनी, यूट्रस इत्यादि। मतलब हम इसमें हर जगह पिछड़ापन देख रहे हैं। पिछड़ापन इसमें बहुत ज्यादा मिलती है। अब मैं कुछ रूब्रिक्स के द्वारा समझाती हूँ। तो पहला रूब्रिक्स मैं ली हूँ, एब्सेंट माइंडेड चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों की शिकायत आती है कि स्कूल में पढ़ाई के समय पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। टोकने पर, जैसे उसको टोका जाता है, क्या कर रहे हो, तो चौंक जाता है। शिक्षक या शिक्षिका कहते हैं, आपके बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, पेरेंट्स से शिकायत करते हैं, आपके बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, समझाऊं, मेरे समझ से बाहर है। बेचारे माता पिता शिकायत सुनकर ट्यूशन लगा देते हैं, लेकिन विफलता ही हाथ लगती है। बेचारे माता पिता स्कूल से आना जाना लगा रहता है शिकायत सुनने के लिए। टीचर कहते हैं यूनिट टेस्ट में पास नहीं कर रहा है,
फाइनल में क्या करेगा। ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एग्जाम के समय भी अगर आप पूछिए बेटा क्यों नहीं लिख पाए, क्या कारण है, तो उनका जो उत्तर होगा उससे आपको क्लियर पता चलेगा कि ये बच्चा कंफ्यूज होकर ही छोड़ दिया। नर्वसनेस भी है ऐसे बच्चों में। नर्वसनेस के कारण बच्चा जो है हमेशा नाखून काटते रहता है। अच्छा, दूसरा इसका की नोट है साइनेस, शर्मीलापन। शर्मीलापन में जो है बच्चा अकेले किसी अजनबी के पास जाना नहीं चाहता, इतना शर्माता है। इसमें एक रूब्रिक्स हमारे पास है, फियर इन चिल्ड्रन। बच्चों में डर भी बहुत ज्यादा रहता है। जो हम आगे पहले चर्चा कर चुके हैं कि बच्चा चेहरा को ढक लेता है, उंगलियों के बीच से ऐसे झांकता है, उसके लिए हमारे पास रूब्रिक्स है। बेस्टफुल कवरिंग दियर फेस विथ हैंड बट लुक थ्रू दियर फिंगर। ब्राइटाकार का बच्चा संकोची होता है, बेस्टफुल संकोची, और क्लिनिक में आता है तो ठीक उसी तरह से जैसा मैं पहले बता चुकी, अपने चेहरे को ढकेगा और उंगलियों के बीच से झांकेगा। बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक्स है और बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद एक और रूब्रिक्स आता है बच्चों के लिए, रीडिंग से, रीडिंग अनेबल टू रीड। इसका बच्चा जो है रीडिंग कर ही नहीं सकता है। हम लोग थोड़ा सा अपना बचपन याद करते हैं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग के टीचर क्लास में बारी बारी से बच्चों से रीडिंग करवाते थे, हमारा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्षमता बढ़ाने के लिए। ब्राइटाकार का बच्चा नहीं कर सकता है, वो रीडिंग उससे हो ही नहीं पाता है और हड़बड़ा जाता है। कोई भी नया काम, चूंकि क्लास में रीड करने के लिए टीचर बोल दिए हैं, उसके लिए नया काम है, हड़बड़ा जाता है। तो इस तरह से पूछ करके स्कूल में इसका कैसा प्रभाव है, पढ़ पाता है नहीं पढ़ पाता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन या खुद भी बता देते हैं। तो ये भी बहुत विश्वासी रूब्रिक्स है हम लोग को ब्राइटाकार तक पहुंचने के लिए। इसके बाद हाइडिंग में मैक्सिमम रूब्रिक्स है जिसमें ब्राइटाकार सिंगुलर है। हाइडिंग हिमसेल्फ, चिल्ड्रन विजिटर लाफ एट देम एंड दे। बच्चा जो है अपने आप को छुपा लेता है। क्यों हाइड करता है? क्योंकि उसे लगता है कि विजिटर जो है, मैंने जो देख रहे हैं उसको, देखने वाले लोग उस पर हंस न दें, इस डर से वो छुप जाता है। हाइडिंग हिमसेल्फ, चिल्ड्रन मदर बिहाइंड। यहाँ भी ब्राइटाकार सिंगुलर है। बच्चा जो है अपनी माँ के पीछे अपने आप को छुपा लेता है। हाइडिंग हिमसेल्फ, चिल्ड्रन स्ट्रेंजर फ्रॉम। स्ट्रेंजर आगंतुक या अनजान लोग, उनको देखकर बच्चा अपने आप को छुपा लेता है। इसमें भी सिंगुलर ब्राइटाकार है। मेमोरी वीकनेस ऑफ मेमोरी चिल्ड्रन इन। बच्चों में याददाश्त कमजोर होता है और इसमें भी बहुत विश्वासी है हमारा ब्राइटाकार। मेंटल ही नहीं, फिजिकल के द्वारा भी हम दवा तक पहुंच सकते हैं। जैसे कफ का चैप्टर अगर हम खोलते हैं तो वहां पर है एक रूब्रिक्स, कफ स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस ऑफ इन द। मैंने इतना वो नर्वस रहता है, उसको स्ट्रेंजर्स की उपस्थिति में खांसी होने लगती है। यहाँ पर दो मेडिसिन है, ब्राइटाकार और फास्फोरस। कफ स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस ऑफ इन द चिल्ड्रन साइट ऑफ। स्ट्रेंजर्स को सिर्फ देखने भर से ही खांसी आ जाती है। इसके बाद हमारा एक फिजिकल सिम्टम्स है फेस के द्वारा भी हम पहचान सकते हैं ब्राइटाकार को। फेस एक्सप्रेशन फुलिश चिल्ड्रन इन। उसका चेहरे का हाव भाव जो है एकदम मूर्खों जैसी होगा। ब्राइटाकार का बच्चा को हम देख के पहचान जाएंगे, देख के ही लगेगा रे बच्चा को लगता है थोड़ा कम समझ है। एक और फेस का रूब्रिक्स है
जो भी वो भी ऑब्जर्वेशनल ही है। फेस रिंकल्स चिल्ड्रन इन, यहाँ भी सिंगल ब्राइटाकार है। ब्राइटाकार के बच्चों में कम उम्र में ही रिंकल्स आ जाती है। अच्छा, बच्चों का जो चलने में देर होता है, इसमें हमारे पास 2 मेडिसिन है। छोटे बच्चे जब टोडलर होते हैं, जब चलना सीखते हैं, तो एक सही जो उम्र है उसमें नहीं चल पाना जो है बच्चों में अगर पाया जाता है, लेट से चलने की प्रवृत्ति, वहाँ 2 मेडिसिन हमारे सामने आता है, एक कैलकेरिया कार्प और एक ब्राइटा कार्प। दोनों में अंतर कैसे करेंगे? कैलकेरिया कार्प का बच्चा जो है लेट वॉकिंग, यानी उसको कुछ भी अपना फिजिकल मसल्स, बोन, वेट, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण वो चल नहीं पाता है। लेकिन ब्राइटा कार्प का बच्चा सीख ही नहीं पाता है कैसे चलें, इसमें सीखने की कमी है। जैसे ड्राइविंग सीखने के लिए बड़े लोगों में भी हम ऐसा देखेंगे, ड्राइविंग सीखने के लिए जाता है, डर ब्राइटा कार्प में भी है, कैलकेरिया कार्प में भी है। लेकिन कैलकेरिया कार्प जो है धीरे 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 ड्राइविंग सीख जाता है। ब्राइटा कार्प ड्राइविंग सीख नहीं सकता है, उसको सीखने में क्षमता है, सीखने की क्षमता में कमी है। तो इस तरह से बड़ों में भी हमें मिल जाता है। जहाँ भी सीखने में देर हो, सीखने की क्षमता में कमी हो, हम लोग को एक बार ब्राइटा कार्प सोचना चाहिए। अच्छा, एक और तरीके से हम ब्राइटा कार्प तक पहुंच सकते हैं छोटे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड के द्वारा। स्कूल से जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, ब्राइटा कार्प के बच्चों में मैक्सिमम जगह जो है रेड निशान, यानी मैक्सिमम सब्जेक्ट में बच्चे फेल होते हैं। और ब्राइटा कार्प जो है रूटीनिस्टिक आदमी है। जैसे अगर एकदम रूटीन वे में उसको सिखा दिया जाए कि ABCD, तो रूटीन वे में वो इस तरह से काम कर लेगा। जहां आप थोड़ा सा उलट के कह दें कि D वाला काम पहले कर दो, D वाला उसके बाद कर दो, फिर उससे नहीं हो पाता है। हम लोग ये हाउसवाइफ में भी देखते हैं, घर में रूटीन के अनुसार जो काम चल रहा है बहुत अच्छे से कर लेती है महिला। अगर कह दिया जाए थोड़ा बैंक का भी काम कर लो या बाजार का काम कर लो, सीधे बोलती ना ना मुझसे नहीं होगा। वही नेट्राम्यूर जो है वो घर का भी काम कर लेती है, बाहर का भी कर लेती है। यहाँ पर रूटीन में हम लोग नेट्राम्यूर से तुलना कर सकते हैं। ब्राइटा कार्प का बच्चा कोल्ड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, एक्सेस सेंसिटिव। और उसके ठंड का प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो उसके टॉन्सिल पर। टॉन्सिल जो है काफी बड़े बड़े हो जाते हैं ब्राइटा कार्प का। तो जब काफी बड़े बड़े टॉन्सिल होता है, पहले हम लोग जब मेंटल कम पकड़ पाते थे तो जहां टॉन्सिल बड़ा दिखा, ब्राइटा कार्प जीभ पर टपका दिए, अब काम करता था। उस समय भी ब्राइटा कार्प काम करता ही था। अच्छा, छोटे बच्चों में जब ग्वाइटर की शिकायत रहेगी तो वहां भी हम ब्राइटा कार्प को याद करेंगे। अब कुछ रूब्रिक्स फीमेल के बारे में बताते हैं। पहला रूब्रिक्स है स्केप अटेम्प्ट टू प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। इसमें 2 मेडिसिन है, ब्राइटा कार्प है और परसेटिला है। प्रेगनेंसी के दौरान उसको भागने की इच्छा होती है, उसको जैसे एक जगह रह नहीं सकती है। कभी वो कहेगी कि मायके जा रहे हैं, कभी ससुराल जा रहे हैं, कभी घूम के आ रहे हैं, कभी ये पेशेंट खुद भी आकर कहती है और इनके IPR से भी पता चलता है। खुद से जब आकर कहेगी तो उसका वर्जन रहेगा पता नहीं क्या हो गया, हमको एक जगह मन ही नहीं लगता है। जब से प्रेगनेंसी हुआ है लगता है मैं यहाँ भाग जाऊं, वहां भाग जाऊं, कहाँ भाग जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। और उनके साथ उनके IPR, उनके माँ या सास जो भी रहेंगी तो इस बात को कहती हैं कि ऐसे तो शांत प्रवृत्ति की थी, लेकिन जब से प्रेगनेंसी हुआ है इसको बहुत घूमना फिरना अच्छा लगता है। हम कहते हैं प्रेगनेंसी में शांत रहो, लेकिन ये जो है हमेशा कभी इधर कभी उधर भागते फिरती है।
एक और हमारा प्रेगनेंसी के दौरान का ही रूब्रिक्स है, लोक्वासिटी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। इसमें सिर्फ ब्राइटा कार्ब है। प्रेगनेंसी के दौरान वाचालता आ जाती है, लोक्वासिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इसका भी हम वर्जन पेशेंट और आईपीआर दोनों से कंफर्म कर सकते हैं। पेशेंट खुद भी कह सकती है कि जब से प्रेगनेंसी हुआ है हमको बकर बकर करते रहने की आदत हो गई है, बहुत बोलने लगे। सब लोग घर में भी कहता है, माँ या सास या जो भी उनके साथ रहेंगे वो भी कहेंगे पहले तो शांत प्रवृत्ति की थी, लेकिन अब तो इतना बोलती है, जब से प्रेग्नेंट हुई इतना बोलती है कि सर खा जाती है। एक और फीमेल में रूब्रिक्स है, डिल्यूजन ब्रेस्ट टू बिग और टू स्मॉल। उसको भ्रम रहता है। अब हम लोग थोड़ा बुजुर्गों की बात कर लें। बुजुर्गों के में दिमागी थकावट आ जाती है, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, ओल्ड एज इन। यहाँ हमारा 2 रूब्रिक है, सॉरी 2 मेडिसिन है, ब्राइटा कार्ब और सेलेनियम। इसके बाद एब्सेंट माइंडेड ओल्ड एज इन। बुजुर्गों में भी एब्सेंट माइंडेड देखने को मिलता है। ये उनके बच्चे, घर वाले बता सकते हैं, कभी कभी वो खुद भी बोलते हैं कि बात करते करते पता नहीं कभी कभी मेरा ध्यान कहाँ चला जाता है, पहले जैसा कंसंट्रेशन नहीं हुआ। पहले यंग में मैं बहुत कंसंट्रेशन से काम कर पाता था, अब नहीं, अब थोड़ा दिमाग इधर उधर भटकता है। और एक और है, एब्सेंट माइंडेड ओल्ड एज इन स्पोकन टू वेन। इसमें ओल्ड एज के जब बोलते हैं, माने ओल्ड एज के मैन या वुमेन जब बोलती हैं उस समय जो है एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। बोलने के दौरान बात कर रहे हैं, बीच में कहीं गायब हो गए। और एक रूब्रिक्स है बुजुर्गों के लिए, चाइल्डिश बिहेवियर ओल्ड पीपुल इन। यहाँ भी सिंगल ब्राइटा कार्ब है। तो ये कुछ हद तक अगर बुजुर्ग हमारे क्लिनिक में आए उस समय कुछ ऐसा बिहेव करें जिससे हम समझ पाए कि हाँ ये बच्चों जैसा हरकत कर रहे हैं, वैसा भी हो सकता है। नहीं तो इनके बच्चे जो हैं जरूर बताएंगे कि दादाजी या पापा जी पहले जैसा गंभीर नहीं रहे, इनका व्यवहार अब बच्चों जैसा हो गया है, बच्चों जैसा हट करते हैं कि मुझे अभी ये चाहिए, अभी हमको वो चाहिए, एकदम बिल्कुल बच्चे हो गए हैं। इस तरह से हम इस रूब्रिक को कंफर्म कर लेंगे। इसके अलावा बुजुर्गों में क्वार्सम, स्कोल्डिंग, रूडनेस, सैडनेस, ये सब भी पाया जाता है। बहुत लोगों को कहते सुने होंगे कि बुढ़ापा के कारण चिड़चिड़ा गए हैं, बात बात में झगड़ते हैं, बात बात में डांटते हैं, रूड हो गए हैं। और इस तरह का बात जहाँ आए तो वहाँ हम लोग और भी रूब्रिक्स और भी सिम्टम्स मिला के ब्राइटा कार्ब के लिए सोच सकते हैं। सैडनेस, उदासी बुजुर्गों में बहुत ज्यादा इसमें पाई जाती है। और ये जितना भी रूब्रिक्स का मैं जिक्र की हूँ या बताई हूँ, ऐसे तो इसमें और भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। ये सारा जो है प्रैक्टिकली क्लिनिकल टिप्स आप इसको समझ सकते हैं, सब मिलता है ऐसा, और सब पर रिजल्ट मिलता है। तो मेरे समझ से बहुत कुछ हो गया ब्राइटा कार्ब के बारे में। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो अंजू दीदी, मैं कुछ थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ ब्राइटा। हाँ बोलिए। आपने अभी एक रूब्रिक बोला कि लोकेसिटी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, जी। तो आपने तो डायरेक्ट वर्जन बताया कि प्रेगनेंसी में वो बहुत ज्यादा बोलती है। अगर इसको मेटाफोरिकली अपन लेवे तो प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी है कि आप किसी चीज को करने जा रहे हो, प्रोडक्टिविटी देने जा रहे हो, क्योंकि डिलीवरी होगी तो प्रोडक्टिविटी आएगी। तो वो जो प्रोडक्टिविटी आपको देनी है, उससे पहले जो आप प्लानिंग कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उस वक्त आप लोकेसिटी वाले कंडीशन में आ जाते हो, बहुत ज्यादा बोलने लगते हो। एक्चुअली क्या है ब्राइटा का, आपने बताया कि माइंड वीक होता है उसका। ड्वार्फिज्म जो इसके लिए वर्ड बोला गया है, तो ड्वार्फिज्म की वजह से
उसको ये लगता है कोई चीज मुझे अगर देर से समझ में आ रही है तो सामने वाले को कैसे इतनी ईजी समझ में आ जाएगी, तो फिर वो जी कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव हो गया। जी भाई क्यों इतना ज्यादा कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव है, जब मुझे पता है कि मैं 4 बार में कोई चीज समझती हूँ तो मुझे तो दुनिया भी वैसी दिखेगी ना, कि आप जी मेरी बात एक ही बार में समझ जाओगी, जरूरी नहीं है। तो वो फिर जो ये लोग जो बेराइटाकार होते हैं, ये डॉक्टर के पास आते हैं तो एक एक चीज को बहुत विस्तार से क्यों बताते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको पता है हम ही स्लो समझते हैं तो सामने वाला भी वैसा ही होगा। ठीक है, जी अभी आया जी प्रेगनेंसी में क्यों ये लोकेसिटी आई, क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में उसको काम करना है, वो उसके दिमाग में वो जो चीज चल रही है उसको प्रोडक्टिविटी देनी है, तो अभी उसको उसके अंदर तो उतना समझ नहीं है ना, तो फिर वो बातें ज्यादा करता है उस चीज को लेकर, जी ताकि वो उस चीज, जैसे मैंने बोला कि वो समझाने के लिए इतना कम्युनिकेट होता है, ऐसी उसको जब वो काम करना पड़ता है और उसको पता है मेरा दिमाग इतना है नहीं, तो फिर वो उस हिसाब से बातें ज्यादा में आ जाता है। ये आई थिंक मेरा खुद का सोचना है। हाँ, नहीं बहुत अच्छा सीमा मैम, आपने इसको पूरी तरह से इलुब्रेट कर दिया। मैं तो शॉर्ट में चली थी, आप अच्छे से बता दिया उसका एकदम लॉजिकल क्यों होता है। मैं बताई सिर्फ लोकेसिटी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, आपने उसका कारण बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। और